Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इद्रीस। आज का जो लेक्चर होगा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 5 की हम एक्सरसाइज को फाइनल करेंगे। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बग़ैर किसी ब्रेक के हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की हमने इम्पोर्टेंस बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। नंबर 4 पे है एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी, एटम्स स्टेबल कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको समराइज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आंसर हम कैसे देंगे, इस लेक्चर में हमने ये सीखना है। डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड में बी फॉर्म्ड, कितने तरीके हो सकते हैं जिनसे दो एटम आपस में बॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। कोई से दो आपकी मर्जी है कि कोई दो नॉन मेटल्स आप लें और उसको कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक्सप्लेन विद एग्जांपल सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हमने क्या करना है कि सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम यूजिंग द पीरियोडिक टेबल। हमने क्या करना है कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए। तो ये आज के लेक्चर में हम 8 और 9 क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन फॉर द फॉलोइंग मेटल आयंस यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। A sample of sulfur from a volcano was analyzed to give the following composition of isotope 16 sulfur. Define the term isotope, define the term relative atomic mass, calculate the relative atomic mass of sulfur. Complete the following table। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और उसके बाद where will you place sulfur in the following periodic table। लास्ट पे कुछ एटॉमिक नंबर दिया गया है और मैस नंबर दिया गया है। आप इसका क्या करेंगे, प्रोटॉन्स फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, और उसके बाद क्या करोगे कि इसको आप पीरियोडिक टेबल में प्लेस भी करोगे। तो आज का लेक्चर हमारा ये है, उसकी स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले कुछ आपके आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। चैप्टर नंबर 5 है केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे हमने ये बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये क्या होगी, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। नोबल गैस, अगर मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ करूं फिर हम आंसर की तरफ जाता हूं, तो नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो स्टेबल इन नेचर होती है। इसमें हीलियम जो है वो डपलेट की तरफ जाता है और बाकी तमाम गैसें जो हैं वो उनकी एटॉमिक स्टेट के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये गैसें इनर्ट कहलाती हैं, नोबल कहलाती हैं कि इतनी आसानी के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करती। अब जब दूसरे एटम्स हैं, मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करेंगे या गेन करेंगे। मेटल लूज़ करेंगे और नॉन मेटल गेन करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो अपने करीब तरीन किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेती हैं, जो कि स्टेबल इन नेचर होती हैं। अब ज़रा हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। हीलियम के अलावा बाकी तमाम जो हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम का क्या कंप्लीट होगा, डपलेट, ठीक है। हीलियम का डपलेट कंप्लीट होता है, बाकी तमाम गैसों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अदर एटम टेंड टू अटेन, अब दूसरे जो एटम हैं वो नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस लाइक कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से कोशिश करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लूज़ करेंगे या शेयर करेंगे। तो उससे क्या होता है कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं। जैसे सोडियम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा, नियोन की। इसी तरह से क्लोरीन जो है इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करता है, जो कि आर्गोन की होंगी। सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा,
नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब एलिमेंट्स स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं? एटम क्या करता है स्टेबिलिटी के लिए? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से क्या होता है, वो डबलेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डबलेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल इन नेचर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एटम गेन स्टेबिलिटी बाय ऑब्टेनिंग डबलेट और ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। ये अचीव कैसे होते हैं? 3 तरीक़ों से ये अचीव हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने से, इलेक्ट्रॉन को जमा करने से, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। अब पहला जो है यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, दिस इज़ 2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। पहली बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। अब दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या होगा, -2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, शेयर करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2। शेयरिंग से मैग्नीशियम ऑक्टेट में जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन गेन करने से ऑक्टेट में जाता है, हाइड्रोजन शेयरिंग से क्या करेगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो स्टेबल इन नेचर हो जाते हैं। कैटाइन बनाएगा, एनाइन बनाएगा, या कोवेलेंट बॉन्डिंग से भी ये चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड में बी फॉर्म्ड। अब कितने तरीक़ों से बॉन्ड बन सकता है? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि एक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से कौन सा बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बन सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इनकी एग्जांपल भी देनी है। जैसे NaCl के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, और ये कैसे बन रहा है, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से। और दूसरा जो है NH, द 2H एटम H2, ये क्या लिखा होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में द 2H एटम शेयर्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि इस केस में क्या होगा कि H और H आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनाएंगे, H2, जो कि कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है जिससे बॉन्डिंग हो सकती है। मेटेलिक बॉन्ड भी है जो मेटल के अंदर होता है, लेकिन हम 2 एटम मेटल और नॉन मेटल के दरमियान या नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स के दरमियान एटम बनता है वो क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक पेयर शेयर हो सकता है, या 2 पेयर शेयर हो सकते हैं, या 3 पेयर शेयर हो सकते हैं, जिसमें हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो लिखी गई है वो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ये दोनों, और इसमें जो पेयर शेयर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। जबकि Cl2 के केस में भी क्या होगा, Cl और Cl के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, अब ये इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस कर सकते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पे सिंगल, डबल या ट्रिपल बताएं, उसने जस्ट ये कहा है कि आप किसी नॉन मेटल एलिमेंट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करें, फॉर्मेशन को। ठीक है, अब यहाँ से आप इसकी अगर हाइड्रोजन की इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं तो HH ये कैसे बनेगा, जब आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को आपस में मिक्स करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये यहाँ पे क्या होगा, H2, ये क्या होगा, Cl2। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से मिसिंग हैं, 2। ठीक है, अब H2 के केस में
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्डिंग करती हैं तो यहाँ से क्या बनता है H2, मीन्स कि H और H के दरमियान क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। जबकि अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे अटैच होते हैं, थ्रू डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ये कौन सा बॉन्ड होगा, डबल। ये कैसे बनेगा, बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उसके बाद इसको आप इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट में भी बता सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक क्लास के लेक्चर में बताया था, जिसमें हमने ये वीडियो भी अपलोडेड है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सिंगल डबल और कोवेलेंट बॉन्ड को अलग से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं, क्विक रूल भी है, जिसमें 1 शेयर्ड सिंगल बॉन्ड, 2 शेयर्ड पेयर्स डबल बॉन्ड और 3 शेयर्ड पेयर्स ट्रिपल बॉन्ड के साथ आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ डॉट डायग्राम। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम के लिए आपने साथ में यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखनी है। ये इक्वेशन तो हो गई कि A3 पॉजिटिव आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप क्या करेंगे, जो एल्यूमिनियम है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट के लिए, ठीक है। इसके साथ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे पहले शेल में कितने आ जाएंगे, 2, दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 8, और तीसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है। तीसरे शेल में भी हम लगा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जिसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इसका लास्ट शेल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, फर्स्ट शेल में 2 बचेंगे, दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जिसको ये इक्वेशन के साथ लिखा गया है कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 3। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से आपने स्ट्रोंशियम के लिए भी ड्रा करना है, स्ट्रोंशियम का स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्ट्रोंशियम जो है वो ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और यहाँ से कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद बेरियम भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना आ जाएगा, +2, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। आप इसमें एक एक्स्ट्रा काम करेंगे कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर बोहर मॉडल से भी ड्रा करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 क्विक रिवीजन टेबल, जिसमें हमने अभी जो चीज़ें डिस्कस की हैं, फिर हम बुक की तरफ जाते हैं, कुछ चीज़ें हम वहाँ से डिस्कस करते हैं। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें नोबल गैस की स्टेबिलिटी कैसे होती है कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। कैटाइंस कैसे बनते हैं, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर क्या आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 3 पॉजिटिव। उसके बाद जो क्लोरीन है ये एनाइन बनाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1, ऑक्साइड के ऊपर 2-, बिकॉज के क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह से जो आयनिक बॉन्ड है वो किन के दरमियान बनता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, 2 नॉन मेटल्स के दरमियान, जैसे ये H2 है, O2 है और N2 है। O के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, N के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल, और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये था आपका यहाँ से आपका लेक्चर। अब आते हैं ज़रा बुक की तरफ, जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम बुक से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे आप बता सकते हैं, नहीं तो हम बुक की तरफ जाएंगे और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम बुक से डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी। क्वेश्चन आपको आ गया नज़र। अब ये है कि एटम जो है वो स्टेबिलिटी अटेन कैसे करता है, हमने ये बताना है। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास दो रूल हैं कि ऑक्टेट और डपलेट रूल है। जब भी कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है या डपलेट कंप्लीट करता है तो वो स्टेबल इन नेचर होता है। अब ये बात आ गई कि वैलेंस शेल के अंदर ऑक्टेट या डपलेट कैसे आएंगे, तो उसके लिए बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग कैसे की जाती है? कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से क्या होगा कि वो कैटाइन बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 पॉजिटिव के अंदर। अब जो सोडियम है इसने क्या किया कि जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2, 8 और 1। अब ये क्या बच रहे हैं? 2 और 8। अब इससे क्या होता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम की एग्जांपल दी गई है, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब नॉन मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड आयन के अंदर। ऑक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 होते हैं। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या होता है? ये स्टेबल इन नेचर होता है। दो तरीके हमने पढ़ लिए कि एक तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से स्टेबिलिटी आती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबिलिटी आती है, और तीसरा क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से भी ये अपना ऑक्टेट या डपलेट कंप्लीट कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन है, जब 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो दोनों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करेंगे? डपलेट को कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये एटम अपना डपलेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं कि एटम या एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी को अटेन कर रहा है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो आप बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं ज़रा बुक की तरफ। कुछ चीज़ें हमने स्किप की हैं, उससे हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है एक्सप्लेन सिंगल डबल, उसके बाद जो था बोरान, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम यूजिंग पीरियोडिक टेबल। जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे बोरान है तो आपने बोरान की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में से देखनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसमें है कि सबसे पहले आप बोरान की पीरियोडिक टेबल में से पोजीशन देखोगे। मुझे तो पता है कि जी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन आपको ज़ुबानी कैसे पता चलेगा? या तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता हो, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। इसने क्या कहा है कि आपने पीरियोडिक टेबल को यूज़ करना है। अब पीरियोडिक टेबल को जब आप यूज़ करेंगे तो आप इसका क्या देखेंगे? ग्रुप नंबर इसका क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका ग्रुप नंबर 3 है। 3 होगा तो आप क्या लिख देंगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर से हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करते हैं। अगर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ग्रुप नंबर 13। जब ग्रुप नंबर 13 से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा? ग्रुप नंबर इज़ इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 10 आप करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 10 तो ये कितना आ जाएगा? 13 माइनस 10 तो इज़ इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप पीरियोडिक टेबल से देख के कर सकते हो। ठीक है, अब जो नियोन है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है? 8 का। 18 लिखते हैं या फिर 8A।
अब 8a लिखेंगे तो इसका मतलब है नियोन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके, नियोन के। ठीक है। अब जो रुबिडियम है इसको अगर हम देखते हैं तो रुबिडियम जो है किस ग्रुप का एलिमेंट है, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्रुप 1 को अगर देखते हैं तो ग्रुप 1 में क्या होता है, हीलियम, उसके बाद क्या होगा, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, उसके बाद क्या होता है, सीजियम, और उसके बाद क्या होगा, फ्रांशियम। ठीक है। फ्रांशियम होगा मैं इसको आप देख लें, अपना पीरियोडिक टेबल भी आप लोग अपने सामने रखें ताकि इसमें चीज़ें क्लियर होती जाएं। रुबिडियम ग्रुप 2 से है। ठीक है। हाँ, ग्रुप 1 आ गया, उसके बाद जो फ्रांशियम है वो भी ग्रुप 1 से होगा। ठीक है। और बेरियम जो है ग्रुप 2 से होगा। यहाँ पे जो रुबिडियम है यहाँ पे आप देखें तो रुबिडियम ग्रुप 1 से होगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक चीज़ मैं दोबारा से जाता हूँ, और उसके बाद आर्सेनिक जो है ये आपने खुद करना है, ये और ये बेरियम ग्रुप 2 का है, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2। और जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक आपका जो ग्रुप बनेगा दिस इज़ ग्रुप 7। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, और उसके नीचे क्या होगा, आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन फैमिली से है, ग्रुप 7 नहीं होगा, ग्रुप होगा हमारे पास 5। ठीक है। तो आर्सेनिक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिखेंगे कैसे, मैं एक दो आपको डिस्कस भी कर देता हूँ कि आपने लिखना कैसे है। ठीक है। हम जब ग्रुप नंबर फाइंड आउट करते थे तो उसमें 2-3 चीज़ें थी कि जो ग्रुप नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके फाइंड आउट करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने एलिमेंट्स के फाइंड आउट करने हैं। इसमें क्या होता था कि कुछ जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और कुछ जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, AS, इसका जो इसको क्या लिख लें, दिस इज़ आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो ग्रुप नंबर है वो क्या है, ग्रुप नंबर 5 है, लेकिन न्यू आईयूपीएसी रूल्स रेगुलेशन उसके मुताबिक क्या होगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 15। ठीक है। इसको अगर आप फाइंड करते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए आपने क्या लिखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर में से आप क्या कर दोगे, 10 माइनस करोगे तो 15 - 10 किसके बराबर आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि आर्सेनिक के वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उसको हम क्या कहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। उसके साथ अगर मैं कहता हूँ बेरियम, Ba, इसका क्या होगा, दिस इज़ बेरियम, और ये किस ग्रुप का मेंबर होता है, ग्रुप 2 का। ये कौन सा होगा, ग्रुप 2 एलिमेंट, और ये कौन से हैं, एस ब्लॉक के हैं। एस ब्लॉक के लिए एज सच कोई रूल नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक के लिए ये रूल आपने फॉलो करना है। एस ब्लॉक के लिए क्या होता है कि ग्रुप नंबर के बराबर ही हम क्या लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, ग्रुप नंबर कितना है, 2, इसका ग्रुप नंबर 2 होता है, और इसके 2A, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने, मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, लेकिन आप इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कैसे लिखोगे वो आपके सामने है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। अगर हम दोबारा से बुक की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर का था जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो है वो ग्रुप 2 के हैं और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है। अब आते हैं वापस बुक की तरफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने ये बताया कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। अब ग्रुप 9 जो है आपको अटैम्प्ट हो चुका है, ये अभी मैंने डिस्कस किया था दोबारा।
कि इसके आप इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर से इसका कैटाइन बनाएं। ये आपके उसमें जो नोट्स हैं उसमें भी है कि एल्यूमिनियम जो है ये किस में जाता है, Al3 पॉजिटिव के अंदर, और जो स्ट्रॉन्शियम है ग्रुप 2 का है तो स्ट्रॉन्शियम +2 में जाएगा। बेरियम भी ग्रुप 2 का है तो ये +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है कि आप सैंपल ऑफ सल्फर फ्रॉम अ वोल्केनो वाज एनालाइज्ड टू गिव द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स एट नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 16। अब हमारे पास क्या है कि रिलेटिव अबंडेंस है। रिलेटिव अबंडेंस से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव अबंडेंस से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, यहाँ से कुछ चीज़ें सबसे पहले हम आइसोटोप को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र। कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि ये चीज़ें आप फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, वन बाय वन पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आइसोटोप को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, ये जो बातें हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड, ये मैं आपकी जो नई बुक है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मैं एक आध आपको गाइड कर देता हूँ क्योंकि आपने पहले भी रिलेटिव एटॉमिक मास की चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन ये आप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको सीखा हुआ है पहले। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसी चीज़ें होती हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having same number of same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number। ठीक है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन आ गई है आइसोटोप की, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो हम दूसरा डिफ़ाइन करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम देखते हैं तो इसको यहाँ पे हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हमने किसको डिफ़ाइन किया? आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स एटम्स having same atomic number but different mass number, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास कौन सा होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास is the mass of an element, the mass of an element which is relative to mass of C12 कार्बन 12 एटम। ऐसा मैस किसी भी एलिमेंट का जो हम किस से रिलेट करके कैलकुलेट करते हैं, कार्बन 12 के मैस के साथ रिलेट करके कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, उसको ज़रा हम देखते हैं कि वो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपकी बुक के अंदर एक चैप्टर है आइसोटोप्स वाला, उसके अंदर ये टॉपिक मौजूद है जिसमें हम आइसोटोप, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया था हमने, जहाँ पे जो चीज़ें हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में आपको पेज भी बता देता हूँ बुक से।
उससे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नहीं कहें कि इसको हम फालतू एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। आपकी बुक का पेज है मेरे पास, पेज नंबर मेरे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पे हम कर रहे हैं नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज एज फॉलोस। पेज नंबर है 38 और आपकी एग्जांपल है 3.2 जिसमें हम परसेंटेज हमें गिवन है अबंडेंस और उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो ये जो प्रीवियस बुक थी उसमें ये क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन न्यू बुक के अंदर इस एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप इसको स्टडी कर चुके हैं। ज़रा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि एक फार्मूला है जो मैं आप बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फार्मूला क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का, क्वेश्चन नंबर 12 में 10 रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3 आइसोटोप्स हैं मेरे पास, ठीक है, सल्फ़र के, जिसमें मास चेंज हो रहा है। आप क्या लिखेंगे, नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एस सल्फ़र। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सल्फ़र, ठीक है, एक आइसोटोपिक मास ऑफ सल्फ़र। या इसको मैं एक और आसानी के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ एक चीज़, या इसको हम लिख सकते हैं सल्फ़र 32, ये आपके लिए निशानी हो जाएगी कि आपको याद रहेगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो प्लस नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सल्फ़र। मास ऑफ सल्फ़र ये कौन सा हो जाएगा 33, और उसके बाद क्या आ जाएगा नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सल्फ़र, ये कौन सा होगा 34 डिवाइडेड बाय, आप क्या कर देंगे 100 के साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कहने का मकसद क्या हुआ कि नेचुरल अबंडेंस, और आप कहाँ से डेटा उठाएंगे, नेचुरल अबंडेंस का क्या मतलब है कि ये जो परसेंटेज है, ठीक है, और आइसोटोप का मास कहाँ पे लिखा गया है 32, 33, 34, इसके बराबर उसकी अबंडेंस लिखी गई है। अब ज़रा हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं 95 और 32, ठीक है, पहला क्या है 95 और 32 हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, नेचुरल अबंडेंस क्या है 95, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ। आप 33 वाले पे जाएंगे, 33 वाले को आप कंपेयर करोगे तो उसमें क्या है 33 इज इक्वल्स टू 0.76। इसी तरह से वापस जाएंगे, आ, 33 का जो नेचुरल अबंडेंस है वो क्या होगा, सॉरी 33 0.74 था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7। अब मेरे पास बुक पे ये क्वेश्चन नहीं है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेटा के हवाले से। 0.76 मल्टीप्लाई बाय मैथ्स कितना आ जाएगा 33। आप इसको क्या जो 34 का मैथ्स आ जाएगा वो 34 ही आ जाएगा, और इसकी जो अबंडेंस है वो हम देख लेते हैं, ज़रा क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी अबंडेंस क्या है 4.22। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा डेटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है 4.22। अब इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो 95 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये आता है हमारा 3040 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 0.76 मल्टीप्लाई बाय 33, तो ये आ जाता है 25.08 प्लस करोगे 4.22 इंटू 34 143.48 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको 100 के साथ डिवाइड कर दोगे,
इन सारों को आपने सम अप करना है, आंसर क्या आएगा और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आपने लिखना है। ठीक है, तो सारों को आप सम अप करें तो इसका मास कितना आना चाहिए देखते हैं ज़रा। 32 सारों को आप सम अप करेंगे तो ये तकरीबन 32 पॉइंट समथिंग आता है, 32.0708। तो ये इसका मैस आ रहा है, जिसको हम क्या लिखेंगे, AMU। तो ये पहले भी आपने किया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद है। तो ये दोबारा से मैंने आपके सामने करा दिया है, ये आपने छोड़ना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जाते हैं ज़रा वापस बुक की तरफ। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। ये भी कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे। जैसे 32 है, सल्फ़र जो होता है बेसिकली एटॉमिक नंबर सल्फ़र का सेम है, तो प्रोटॉन 16 होंगे, इसमें भी प्रोटॉन 16 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 16 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन में फ़र्क आएगा। न्यूट्रॉन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, सल्फ़र 16 माइनस 32 माइनस क्या हो जाएगा 16, और 34 में से 16 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 18। तो उसके बाद है कि वेयर विल यू प्लेस सल्फ़र इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो सल्फ़र की तो 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 6। तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या आप लिख सकते हैं 16। इस पर आप 10 जमा करोगे तो 16 आ जाएगा। इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पीरियड से आप क्या देखेंगे, शेल नंबर 3 है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। और इसका ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये चीज़ें भी आप सीख चुके हो, जिससे हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन एस विल लूज और गेन टू एक्वायर स्टेबल। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, सल्फ़र के आउटरमोस्ट में शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करता है। हाउ मेनी आइटम्स ऑफ सल्फ़र आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ सल्फ़र। ये अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, तो ये यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये स्टोक्योमेट्री का है। स्टोक्योमेट्री आपका नेक्स्ट जो छठा चैप्टर होगा उसका ये कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जो आपके बुक के क्वेश्चन थे उनकी तरफ भी मैं जाता हूँ। जो आपके बुक के क्वेश्चन हैं वो ये हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं, ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ये जो नोट्स शेयर होंगे ये एज इट इज़ उतने ही क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस लेक्चर को क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, मैं आप तमाम बच्चों से अब इजाज़त चाहूँगा। होप्स सो कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन FT कनेक्टेड क्लासरूम पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो हम उसका भी रिस्पांस आपको विद इन टाइम प्रोवाइड करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।